वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 25 नवंबर 2021 और 25 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार के जो वर्तमान उद्योग मंत्री हैं सैयद शाहनवाज हुसैन, तो इन्होंने ये घोषणा किया था कि दिल्ली हाट के तर्ज पर दरभंगा हाट का निर्माण किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। और यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखें, जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक अवश्य लिखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से और इस प्रश्न का जो राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार में क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए सरकार नई कार्य योजना बना रही है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि वर्तमान समय में खान एवं भूतत्व मंत्री कौन है बिहार में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में खान एवं भूतत्व मंत्री हैं जनक राम और इन्होंने ही ट्विटर के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। तो ये जानकारी आपको यहाँ से याद रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से बिहार को पिछले दिनों में क्रोमियम और पोटेशियम के खनिज ब्लॉक मिले हैं, जिसके बाद राज्य सरकार इन ब्लॉक से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके जल्द ही इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और अगले पॉइंट में हमने लिखा है कि इससे राज्य में रोजगार के बड़े अवसर भी सृजित होंगे। और साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बिहार को 3 पोटेशियम के तथा 1 क्रोमियम के ब्लॉक दिए गए हैं। तो ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पर यह भी बता दूं, इसके तहत सहरसा, रोहतास और शाहपुर में पोटेशियम के ब्लॉक स्थापित किए गए हैं। जबकि अगर हम बात करें क्रोमियम के ब्लॉक की तो ये औरंगाबाद और गया में स्थापित किया गया है। तो ये सारी जानकारी भी यहाँ से आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के शिवहर जिले की कौन सी प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहला उम्मीदवार बन गई है। ये भी बहुत ही ज़्यादा चर्चे में, तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें पहली बार होती है तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो अब तक के बिहार के इतिहास में सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है और इनका नाम क्या है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुष्का कुमारी, और ये बिहार की शिवहर जिले की रहने वाली है। अब यहाँ पर आपको इस बारे में कुछ डिटेल जानकारी है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हाल ही में बिहार के शिवहर जिले की अनुष्का कुमारी बिहार में सबसे कम उम्र की मुखिया बन गई। आप इनको यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। और हमने अगले पॉइंट में लिखा कि बिहार में 7वें चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद शिवहर प्रखंड के कुशहर पंचायत से 21 साल की अनुष्का कुमारी ने मुखिया पद पर जीत हासिल की है। और यहाँ पे बात हुई है शिवहर की, तो शिवहर के बारे में एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखें, शिवहर जो जिला है ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है और ये 9 प्रमंडल में से तिरहुत भी एक प्रमंडल है जिसके अंतर्गत ये शिवहर जिला आता है। और शिवहर जिला जो ये बिहार का सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हमने यहाँ पर बिहार पंचायत चुनाव 2021 के बारे में लिखा है कि इस बार बिहार पंचायत चुनाव 11 चरणों में आयोजित होना है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जो इसका अंतिम चरण आयोजित होगा ये 12 दिसंबर को आयोजित होगा। ये तमाम चीज़ों यहाँ से आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला जो होगा यह है तीसरा प्रश्न। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न हाल ही में वायुसेना के किस ग्रुप कैप्टन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैप्टन अभिनंदन वर्धमान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बने हैं ऑलरेडी पहले भी। हमने यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को उनके अदम्य शौर्य और साहस के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 नवंबर को वीर चक्र से सम्मानित किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि अभिनंदन ने 2019 में पाकिस्तान के साथ हवाई संघर्ष के दौरान दुश्मन के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था, और जिसके बाद कि पाकिस्तान की सेना ने इन्हें मतलब कह सकते हैं कैद किया और लगभग 60 घंटे या फिर कह सकते हैं लगभग 3 दिन तक पाकिस्तान में बंधक बनाकर रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा है, कर्तव्य की असाधारण भावना प्रदर्शित करने के लिए कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को भारत के तीसरे सबसे बड़े युद्धकालीन वीरता पदक से सम्मानित किया गया है तथा वे तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कुछ बेसिक फैक्ट थे जो कि यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। हालांकि इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट यहाँ से बनने की संभावना है, तो आप लोग यहाँ से चीज़ों को मतलब प्रिपेयर कर लीजिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम की है। सैयद मुश्ताक अली जो क्रिकेट ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है और आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये किस मतलब राज्य ने अपने नाम किया है।
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये तमिलनाडु ने दूसरी बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में तमिलनाडु ने कर्नाटक को फाइनल्स में हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और हमने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि तमिलनाडु ने दूसरी बार यह घरेलू T20 टूर्नामेंट अपने नाम किया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, तो अगले पॉइंट में आप यहाँ देख सकते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में T20 क्रिकेट घरेलू चैंपियनशिप है, जो कि 2008-9 के सत्र में इसकी शुरुआत हुई थी। इस ट्रॉफी की जो शुरुआत हुई थी ये 2008-9 के सत्र में हुई थी। और नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा कि 2009-10 में खेले गए इस ट्रॉफी का पहला विजेता महाराष्ट्र है। हालांकि इससे पहले इसका नाम इंटर स्टेट T20 चैंपियनशिप था। ये मतलब कह सकते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो स्थापना हुआ था, हालांकि इसकी स्थापना जो कह सकते हैं मतलब मूल तौर पर अगर हम कहें तो ये 2007-8 के दौरान हुआ था। और उसमें जो चैंपियनशिप मतलब इसका जो खिताब जीता था ये महाराष्ट्र ने जीता था। हालांकि 2009-10 के सत्र में इसका नामांकन कर सकते हैं किया गया था, जिसको मतलब दिया गया था नाम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। लेकिन इससे पहले जो नाम था ये था इंटर स्टेट T20 चैंपियनशिप। तो ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो संस्करण था इसका ये इंटर स्टेट T20 चैंपियनशिप, तो इसका जो विजेता था ये था तमिलनाडु। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं तमिलनाडु ने 2 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर आप सारी चीज़ों को समझेंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में किसने दुबई ओपन विश्व टूर गोल्फ चैंपियनशिप अपने नाम किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोलिन मोरिकावा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है कोलिन मोरिकावा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि ब्रिटिश ओपन चैंपियन और राइडर कप के विजेता कोलिन मोरिकावा ने दुबई ओपन विश्व टूर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ये नाम आपको याद रखना, ये अमेरिकी है और इनका नाम है कोलिन मोरिकावा। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि इस जीत से वह यूरोपीय टूर में नंबर 1 पर काबिज होने वाले पहले अमेरिकी गोल्फर भी बन गए हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमने इनके बारे में लिखा है कोलिन मोरिकावा के बारे में कि कोलिन मोरिकावा कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं। जो अमेरिकी राज्य है कैलिफोर्निया, तो वहीं के ये रहने वाले हैं। और वे 2021 के सत्र में यूरोपीय टूर में सर्वाधिक अंक पाने वाले या फिर सर्वाधिक अंक बनाने वाले खिलाड़ी रहे और इस तरह से उन्होंने रेस टू दुबई खिताब भी जीता है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। रेस टू दुबई 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो इनका नाम है कोलिन मोरिकावा। अब यहाँ पे चर्चा हो रही दुबई ओपन विश्व टूर गोल्फ चैंपियनशिप की। तो दुबई की अगर हम बात करें तो दुबई जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है और दुनिया में सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का शुरुआत जो हुआ था ये दुबई में ही किया गया है। ये मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था। और इसके अलावा एक और करंट अफेयर्स के प्रश्न है कि हाल ही में दुबई में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन किया गया है। तो तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखें। जो भी मिले जुले फैक्ट होते हैं ये आपके एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली हैं। यहाँ से सभी चीज़ों को याद रखें। और एक बार यहाँ पर आपको पुनः मैं बता दूँ कि जिस प्रकार से ये सीरीज जनवरी 2021 से निरंतर चल रहा है, तो इसके तहत जितने भी वीडियो चैनल पे अपलोड हुए हैं आप सारे वीडियो को जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। इससे निसंदेह आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और दूसरी बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इन सारे वीडियो का PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे BPSC मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया। आप जहाँ से भी आपको सहूलियत हो आप वहाँ से ये सारे मतलब कर सकते हैं PDF को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो BPSC मेकर ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट में भाग ले सकेंगे, जो कि आगामी BPSC और CDPO एग्जाम के लिए डिजाइन है। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस समाज सेवी संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? इस वीडियो का आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रथम नामक ये जो संस्था है ये समाज सेवी संस्था है और इसी को इस पुरस्कार से भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा, इस संस्था का नाम ही है प्रथम। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले समाज सेवी संस्था प्रथम को 2021 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, ये जो मतलब कह सकते हैं पुरस्कार प्रदान किया गया ये प्रथम नामक समाज सेवी संस्था को दिया गया। अब यहाँ पे हमने इस संस्था के बारे में अगले पॉइंट में लिखा कि इस संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुक्मणी बनर्जी है और भारत में दुनिया भर के कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के प्रति समर्पित होने के लिए इस संस्था को यह पुरस्कार दिया गया है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो इस वाले पॉइंट को याद रखिए कि भारत में दुनिया भर के कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के प्रति समर्पित होने के लिए इस संस्था को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। और नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा है कि इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो ये भी जानकारी याद रखिए। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में कहाँ सशस्त्र बलों का साझा सैन्य अभ्यास सागर शक्ति संपन्न हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कच्छ की खाड़ी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि देश की यानी कि भारत की युद्ध क्षमता और तैयारियों का जायजा लेने के लिए कच्छ की खाड़ी में सागर शक्ति साझा सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। और यहाँ पर आपके प्रश्न बनेगा ये कब से कब तक चला था। तो यह अभ्यास 19 से लेकर के 22 नवंबर 2021 तक चला और ये 4 दिनों तक चले। इस अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल, गुजरात पुलिस और साथ ही साथ समुद्री पुलिस बल ने भाग लिया। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना ये सारे इसमें भाग लिए हैं, जो कि ये जो अभ्यास का जो संस्करण था ये 19 से लेकर के 22 नवंबर तक चला है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि जिसमें सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की सम्मिलित ताकत को परखा गया और इसी उद्देश्य के साथ इसका मतलब आयोजन किया गया था 19 से लेकर के 22 नवंबर 2021 तक। और ये कहाँ आयोजित हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कच्छ की खाड़ी में ये आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में 2 वर्ष के अंतराल के बाद बूंदी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है। और ये इस तरह के उत्सव या फिर फेस्टिवल वाले जो प्रश्न होते हैं आप देखते होंगे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में है कि बूंदी उत्सव कहाँ मनाया जाता है या फिर 2 वर्ष के अंतराल के बाद यह कहाँ पर शुरू हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये राजस्थान में शुरू हुआ है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि राजस्थान में गौरवशाली इतिहास और अनूठी स्थापत्य कला के लिए विख्यात बूंदी में बूंदी उत्सव का आगाज हुआ है। बूंदी एक जगह का नाम है और यहीं पर इस उत्सव का आगाज हुआ है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि बूंदी उत्सव 2 दिनों तक चला, जिसे कि लोक कलाकारों ने अपनी बेहतरीन रंग बिरंगी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से इसे बेहद खास बना दिया। ये जो 2 दिवसीय मतलब कह सकते हैं कार्यक्रम था या फिर उत्सव था। अब यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है, यह अद्भुत चित्र शैली देशी विदेशी पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बनी। अब यहाँ पर देखिए इन सब के अतिरिक्त 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि करंट अफेयर्स की श्रेणी में है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हमारे यहाँ पे अगला पॉइंट है कि राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की थी, जो कि कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इसकी जानकारी दी थी। प्रशासन गांव के संग इस अभियान का नाम है, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान में की गई और भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की गई थी। ये भी जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये तमाम चीज़ों को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए, इसे बार बार देखिए और ये अगर आपको याद रहता तो आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न में, लेकिन उससे पहले आपको एक प्रश्न पूछूंगा मैं, कितने लोग ऐसे हैं इस चैनल को जो फॉलो करते हैं, रेगुलर देखते हैं वीडियो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ से नोट तैयार करते हैं, ठीक है। और कितने लोग ऐसे हैं जो कि नोट तैयार नहीं करते बल्कि पेड ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं, यानी कि बीपीएससी मेकर ऐप पर मेंबरशिप लिए हुए हैं। कृपया आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला है 9वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में बाल अधिकार पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है। तो ये उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्मृति ईरानी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 21 नवंबर 2021 को बाल अधिकार पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया और ये वर्तमान समय में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है। अब यहाँ पे हमारा इसी में अगला पॉइंट है, यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आज़ादी का 75 वर्ष इस वर्ष पूरा हुआ है और ये भारत आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। और इसके दौरान इस दौरान भारत के विभिन्न कोनों में कह सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यशाला आयोजित हुए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। और इसी दौरान अभी हाल ही में बाल अधिकार पर राष्ट्रीय कार्यशाला का भी उद्घाटन हुआ है स्मृति ईरानी के द्वारा। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री ने स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 14 से लेकर के 21 नवंबर 2021 के बीच विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी की और इसी दौरान ये कार्यशाला भी आयोजित हुआ था। ये तमाम चीजें यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करने का संकल्प लिया है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2025 तक के लिए ये संकल्प लिया गया है। अब यहाँ पर अभी एक चीज ध्यान रखिए कि यमुना नदी जो है ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं गंदगी से भर गया है, यानी कि कह सकते हैं भारत या फिर विश्व में अगर गंदे नदी की बात किया जाए तो यमुना नदी का भी नाम उसमें शुमार होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2025 तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करने का संकल्प लिया है। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने इस पवित्र नदी की सफाई के लिए 6 सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो संकल्प लिया गया इसमें एक और पॉइंट है, उन्होंने 2025 तक यमुना नदी को पीने और नहाने योग्य बनाने का वादा भी किया है। तो ये पॉइंट याद रखिए, ये वादा भी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि नई दिल्ली अपनी लगभग 58% कचरा इस नदी में बहा देती है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़ा है 58% जो कचरा होता है ये यमुना नदी में बहा देती है।
और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की थी। इसकी जानकारी मैंने दिया था। और अगला पॉइंट है कि दिल्ली सरकार द्वारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि फायर स्टेशन वाला देश का पहला अस्पताल दिल्ली का एम्स बना और हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार भी मिला है। ये तमाम चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि एक न्यूज चैनल है सच तक नाम से, तो इनमें जो मतलब कि मनीष कश्यप सर का जो वीडियो आता है एकदम से धांसू वीडियो होता है। आप लोग जानते होंगे मनीष कश्यप को, बिहार का बेटा मनीष कश्यप, आप लोग बहुत अच्छी तरह से इनको जानते होंगे। इनका एक वीडियो आया था चैनल पे जहाँ पे यमुना नदी के बारे में बताया जा रहा था, यमुना नदी को दिखाया जा रहा था। आप लोग देखते होंगे पूरी तरह से ये झाग से भरा हुआ था, पूरी की पूरी गंदगी को दिखाया गया था। तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यमुना नदी किस प्रकार से मतलब कर सकते हैं दूषित हो चुकी है। आप इस इमेज को भी देख कर समझ सकते हैं कि यमुना नदी का क्या हाल है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा घरेलू कामगारों पर पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने घरेलू कामगारों पर पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण की शुरुआत की है। इस संस्था का नाम है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय, इसी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसे लगभग 1 वर्ष में पूरा करने का भी लक्ष्य लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना, इसे 1 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि इस सर्वेक्षण के मापन का उद्देश्य प्रमुख राज्यों में अलग अलग ग्रामीण और शहरी प्रवासन, उनके प्रतिशत वितरण और साथ साथ उन्हें नियोजित करने वाले परिवार तथा सामाजिक जनसंख्या की विशेषताओं के साथ घरेलू कामगारों की संख्या एवं अनुपात का अनुमान लगाना इसका उद्देश्य है। आई होप कि आप यहाँ पर ये सारी चीजों को याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलेशिया में किया गया है। और मलेशिया की जो राजधानी ये है कुआलालंपुर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड 2021 का आयोजन मलेशिया में किया गया है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा निर्मित क्रमशः टीवी और रेडियो शोज को हाल ही में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड 2021 में कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो ये जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य नागरिक समुदाय के बीच शांति लाने हेतु स्वतंत्र नैतिक पत्रकारिता और नागरिकों की मीडिया साक्षरता की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना और इसे बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। और इसी को मतलब ध्यान रखते हुए मतलब कि पुरस्कार समारोह आयोजित होता है। और आपको ये ध्यान रखना, इस वर्ष जो 2021 में जो आयोजित हुआ यूनेस्को एबीयू पीस मीडिया अवार्ड, ये मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुआ, जो कि मलेशिया की राजधानी है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ ये दोनों आगामी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ से आप हमारे सारे स्टडी मटेरियल जो कि पीडीएफ फॉर्मेट और साथ साथ ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट में है, ये तमाम चीज़ें आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऑलरेडी वहाँ पर 10,000 से अधिक लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन करके इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड किया जा सकता है और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? तो कमेंट करके जरूर बताइए। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग यहाँ पर बताएंगे कोशिश कीजिए कि सारी चीजों को विस्तार पूर्वक लिखें। चलिए आज के इस वीडियो में तक ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।